वॉइस, वॉइस आज हम बात करेंगे वॉइस को लेकर के, ठीक है। देखो अभी तक हम लोगों ने जो वो टेंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो टेंस क्यों पढ़ रहे थे, क्या काम है टेंस का, काम को बताता है कि काम कब हुआ और कितने एक्शन, हाँ काम का समय बताता है और अमाउंट भी बताता है, समय के साथ साथ अमाउंट को भी बताता है, ठीक है ना। लेकिन ये वॉइस ये क्या काम करता है, इसको क्यों पढ़ते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव, है ना। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। क्यों पढ़ते हैं वॉइस हम लोग, हिंदी में इसे ही हम कहते हैं वाच्य। ये भी पढ़े होगे हिंदी ग्रामर में वाच्य, कितने पढ़े हो, वहां पर भी 2 ही पढ़े हो, कौन कौन सा। एक्टिव को सक्रिय नहीं बोलते हैं, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, और ये कर्मवाच्य, ये पढ़े हो, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या दिखाता है when a sentence is in active voice और when do we use a sentence in active voice। यहाँ देखो कर्तृवाच्य, ठीक है, एक्टिव वॉइस, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे लिए ये जरूरी होता है काम को किसने किया, कर्ता यहाँ प्रधान होता है, इसीलिए इसको कर्तृवाच्य कहते हैं, कर्ता प्रधान होता है, ठीक है। हम लोगों ने कर्तृवाच्य में पढ़ा था सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट या डूअर ऑफ द एक्शन इज इम्पोर्टेंट, किसने काम को किया ये इम्पोर्टेंट होता है ना। हम कई बार बात करते हैं एक्शंस की, इवेंट्स की, तो हमारे पास 2 तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि किसी भी काम को किसने किया, ठीक है, काम को किसने किया बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जहाँ पे काम को करने वाले की महत्व उतनी नहीं होती है जितने की काम के होने की महत्व होती है। काम का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन हु डज दैट वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या होता है, जहाँ पे काम का होना इज इम्पोर्टेंट, यानी कि वर्क डन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। जीएस में हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, हिस्ट्री वगैरह में अब अगर अच्छा पढ़ने का तो सोचो, अगर अपन यहाँ पे चले जाए ताजमहल देखने गए, ठीक है, उसमें गए तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि कितना सुंदर बना है, ताजमहल जो बना वो कितना सुंदर दिख रहा है, लाल किला जो है वो कितना अच्छा है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इतनी अच्छी अच्छी। अच्छा आप साउथ इंडिया में चले जाओगे तो वहाँ के टेम्पल्स को देखोगे तो टेम्पल्स की दीवारों पे जो उन्होंने मूर्तियां बनाई होती हैं वो इतनी खूबसूरत लगती हैं, ऐसा लगता है कि वाह ये कितनी सुंदर, मतलब इस पे कारीगरी कितनी मस्त की गई है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो वो बन के आया, अब हमको ये भी नहीं पता आज तक किस कारीगर ने उसको बनाया, करने वाला इज नॉट इम्पोर्टेंट, करवाने वाला रादर इम्पोर्टेंट हो जाता है कई बार, ठीक है। शाहजहां ने बनवाया ताजमहल, शाहजहां ने ताजमहल बनाया बोल देते हैं अपन, ठीक है, लेकिन शाहजहां तो एक दिन वहां पे जाकर के किसी चीज को छुआ नहीं होगा, छुए तो वो कारीगर होंगे जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो डूअर ऑफ द क्या बोलते हैं एक्शन जब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इम्पोर्टेंट है, बन गया, तो वो उसके लिए बनाया गया, इस तरीके से कुतुब मीनार बना, इतना बड़ी इमारत बनी, ठीक है। तो जहां पर भी हमारे लिए काम का होना इम्पोर्टेंट हो रादर दान किसने किया, तो वो हो जाएगा अपना पैसिव वॉइस, जहां पे काम को करने वाला इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। कर्म प्रधान हो तो होगा कर्मवाची, कर्ता प्रधान हो तो होगा कर्तृवाची, यानी कि एक्टिव वॉइस। यहाँ पे ये कर्ता होता है तो कर्ता प्रधान होता है कर्तृवाच्य में, और कर्म प्रधान होता है, कर्म बोलने से वर्क डन, काम का होना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो ये समझ में आया क्या होते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और क्यों यूज करते हैं हम लोग। हमें इंपॉर्टेंस बतानी होती है या हमें प्रधानता बतानी होती है। जब हमें वाक्यों में प्रधानता बतानी होती है कि हमारे लिए कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है, तो उसकी प्रधानता को बताने के लिए हम वॉइस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ये? आगे बढ़ेंगे। देखो 2 तरीके के वॉइस हम लोगों ने बता दी, ठीक है, एक्टिव वॉइस
passive voice. देखो active voice tells us what a person or a thing does. What a person or a thing does, that means what a subject is doing. The subject performs the action on the object. ठीक है, subject काम को करता है. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है subject plus verb plus object. And we have some examples here. देखो, Anna painted the house. अच्छा, ये हमारे लिए होगी कि एना ने घर को पेंट किया है. देखो कितनी मेहनत करी है एना ने, कितना पूरा पूरा घर बैठ के पेंट किया हुआ है. सो हियर एना इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट. द टीचर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चन. तो ये जो टीचर है ये अपने स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चन को हमेशा आंसर कर देती है. ठीक है, तो यहाँ पे टीचर इज इम्पोर्टेंट. यस, दैट शी आंसर्स. ओके, अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन. वीडियो ऑनलाइन पोस्ट हुआ, करने वाला कौन था? अली. अली ना होता तो वीडियो आता ही नहीं. अली ने कितना इंपॉर्टेंट काम किया है, अली की इंपॉर्टेंस है. अली अगर ना होता तो वीडियो पोस्ट ऑनलाइन जाता ही नहीं. Got my point? ये है active voice. And if we talk about passive voice, देखो passive voice tells us what is done to someone or something. What is done मतलब क्या किया गया है. उसने किया नहीं है, उस पर हुआ है. ठीक है, यहाँ पे subject is being acted upon. मतलब सब्जेक्ट जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप हो रहा है. मैंने कुछ नहीं किया, किसी और ने करके दिया तो मेरे ऊपर हो रहा है. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ एक्शन कम्स इन पैसिव वॉइस. इसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि हमें वर्क डन ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस से समझ में आता है कि वर्क डन हुआ. कोई भी काम कंप्लीट हुआ कब पता चलेगा? जब रिजल्ट आएगा. रिजल्ट दिखेगा तभी तो आप बोलोगे कि हाँ कंप्लीट हुआ. अदरवाइज हाउ वुड यू से कि वो कंप्लीट हो गया. तो इसीलिए रिजल्ट हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट पे दिखता है. सो दैट्स द रीजन व्हाई ऑब्जेक्ट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, राइट. एन एग्जांपल देखो यहाँ पे, द हाउस वाज पेंटेड बाय एना. अब देखो हाउस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई. वाओ, कितना सुंदर घर दिख रहा है, कितना अच्छे से सजा है. ठीक है, सजाने वाली थी एना. ओके, एना हो सकता है किसी और की हेल्प ली हो या कुछ भी की हो सकता है उसने भी किया हो, बट हमारे लिए एना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो घर कितना सुंदर सज गया. ठीक है, द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय द टीचर. स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर हो गए टीचर के द्वारा. अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आंसर हुए. फॉर एग्जाम्पल हम सब बैठे हैं यहाँ पे. ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन के आंसर मेरे देने से पहले आपके किसी फ्रेंड को पता था, उसी ने आपको बता दिया, अरे ये तो ऐसा होता है, मैम ने बताया तो था कल, ये ऐसा होगा. आपको नहीं समझ आया, आपकी फ्रेंड ने आपको बता दिया. तो इम्पोर्टेंट क्या हो गया? आपको आंसर मिला. आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलना इज मोर इम्पोर्टेंट. राधा मैंने दिया, आपकी फ्रेंड ने दिया या किसी और फैकल्टी ने दिया, इस चीज से फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए. जो आपका डाउट है वो सॉल्व होना चाहिए, चाहे फिर वो मैं करूं या आपकी कोई फ्रेंड करे या कोई दूसरा फैकल्टी करे. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वही चीज हो रही है कि यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिलना दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन किसने दिया, राइट. देन द वीडियो वॉज पोस्टेड ऑनलाइन बाय अली. अब देखो वीडियो पोस्ट हुआ ऑनलाइन, अली ने किया. यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया कि वीडियो को पोस्ट होना है ऑनलाइन. अली छुट्टी पे है तो क्या करें? ऐसा तो नहीं है कि अली छुट्टी जिस दिन छुट्टी पे रहेगा कंपनी बंद करके बैठ जाए अपन, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी दिन छुट्टी पे रही, तो ऐसा थोड़ी है कि आप लोगों की भी छुट्टी हो जाएगी. हो सकता है उस दिन आप लोगों को कोई और रिप्लेसमेंट मिल जाए, कोई और सब्जेक्ट मिल जाए, टेस्ट हो जाए. आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए. वैसे ही टाइप से वीडियो पोस्ट होना है. अगर अली नहीं होगा तो उसकी जगह किसी और को सब्स्टिट्यूट करेंगे. समझ आ रहा है? यहाँ पे वीडियो का पोस्ट होना बहुत जरूरी है. समय पे वीडियो का पोस्ट होना जरूरी है, चाहे वो कोई भी आके करे. समझ में आ रहा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का डिफरेंस? ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या हो रहा है? सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, काम को करने वाला, काम का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम किसने किया ये इंपॉर्टेंट है. और यहाँ काम करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं रखता. पैसिव वॉइस में काम हुआ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. काम हुआ ना, ठीक है कोई बात नहीं, किसी ने भी किया हो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा वाला कंडीशन है पैसिव वॉइस. समझ आया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस? ओके, लेट्स मूव. देखो कैसे कैसे चेंज करना है रूल्स. रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस टू
पैसिव वॉइस। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप नंबर 1, ये स्टेप्स कभी नहीं भूलना है, ये स्टेप हमेशा याद रखना है और इन्हीं स्टेप्स का यूज करना है। सबसे पहला काम करना है, अंडरलाइन दी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस जो आपको दिखे, ठीक है, उसका सबसे पहले आपको काम करना है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो ये तो हम लोग डे 1 से करते आ रहे हैं, तो इसमें परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हमको सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। अब जैसे ही वर्ब पता चला, आइडेंटिफाई दी टेंस, टेंस भी पता चल जाएगा, है ना। कल हम लोगों ने पढ़ा है टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है किसका, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर क्या होता है पढ़ लिए हैं। तो जब हमको वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो सेंटेंस का टेंस भी पता चल जाएगा। कैन वी एबल टू फाइंड इट? ओके, उसके बाद करना कुछ नहीं है, तीसरे नंबर पे क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देना है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को लिख देंगे। ठीक है, इंटरचेंज करेंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। देन मेन वर्ब जो होगा, मेन वर्ब को हम वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बस यही याद रखना। देखो एक्टिव वॉइस बोले तो जो हम लोगों ने टेंसेस के सारे सेंटेंसेस पढ़े हैं, ऑल दोज आर इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, टेंसेस में जिसकी बातें कर रहे हैं वो एक्टिव वॉइस में है। जब हम उसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं, ठीक है, तो देखो हम लोगों ने कल एक चार्ट बनाया था, उसमें हम लोगों ने V1 से लेकर V5 तक सभी वर्ब फॉर्म्स का प्रयोग किया था। ठीक है, V1 और V5 को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का प्रयोग किए थे, परफेक्ट टेंस में V3 का प्रयोग किए थे। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में VING V4 का प्रयोग किए थे। तो V1 से लेकर V5 तक सभी का प्रयोग किए थे। लेकिन जैसे ही हम सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में लेके आते हैं, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में चला जाता है। तो वर्ब इसमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म में ही यूज होता है। ठीक है, बाकी जो चेंजेस हैं वो हमें हेल्पिंग वर्ब में करने होते हैं, जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसमें करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, बस एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है, ये नोट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है? Under no circumstances will the tense of this sentence change while changing from active voice to passive voice। मतलब एक्टिव से पैसिव चेंज करते वक्त सेंटेंस का टेंस किसी कीमत पर चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? आई रिपीट, सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव चेंज करते वक्त सेंटेंस का टेंस किसी कीमत पर चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? किसी कीमत पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी वाली ट्रिक बनने वाली है। इसको हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी वाली ट्रिक बनने वाली है। या ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़े दिनों बाद में, तो आप उसके बाद में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगी जिसमें आपको बिना पेन पेपर के आप एक्टिव से पैसिव चेंज कर पाएंगे, आंसर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको, क्योंकि ऑप्शंस दिए हुए थे, ऑप्शंस पढ़ के बिना आपको पेपर पेन चलाए हुए आप आंसर दे दोगे। ठीक है, लेकिन ये तभी आएगा जब कुछ चीजों को आपको ध्यान रखनी है। ये रूल है बेसिक, इनको आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, देखो इसको मैं अच्छे से और बता देती हूँ। जैसे हमारा कोई भी सेंटेंस होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, फिर मेन वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। सेंटेंस में इनके अलावा और भी बाकी सारी चीजें लिखी होती हैं, तो उसको हम लोग रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में कर लेंगे। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए यही सारे स्टेप। सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अंडरलाइन करना है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अंडरलाइन करके हम लोग इस स्ट्रक्चर तक पहुंच जाएंगे। सब्जेक्ट कौन सा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा, मेन वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा। ठीक, सेकेंड स्टेप में अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन दोनों को देख करके हमारे लिए सेंटेंस का टेंस पता चल जाएगा हम लोगों को। कल हम लोगों ने यही काम किया हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने टेंस को पहले पढ़ा। मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंटली यहाँ पे यूज होगा, तो टेंस पता चल जाएगा। तो अब हमें ये याद रखना है कि एक्टिव वॉइस जिस टेंस में है, पैसिव वॉइस भी उसी टेंस में रहेगा। ठीक, फिर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यहाँ ऑब्जेक्ट लगा दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दिया, इसके साथ जोड़ देंगे बाय। ठीक है, इसके साथ जोड़ेंगे बाय, सब्जेक्ट के पहले जोड़ देंगे बाय। ठीक है, उसके बाद में ये जो मेन वर्ब है,
ठीक है, अब इसका पोजीशन तो यही रहेगा, लेकिन ये जो मेन वर्ब है ये अपने थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। मेन वर्ब बन गया थर्ड फॉर्म में, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब देखो ये तो बैठ गया जिद्दी बन करके कि भाई मैं तो थर्ड फॉर्म में ही जाऊंगा, लेकिन हमने कह दिया है कि हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, तो हम भी अपने जिद पे अड़े हैं कि हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। वो जिद पे अड़ा है मैं तो थर्ड फॉर्म में जाऊंगा। थर्ड फॉर्म मतलब कौन सा टेंस? थर्ड फॉर्म मतलब कौन सा टेंस बताओ जल्दी, कल पढ़े हैं, परफेक्ट टेंस। वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस का तो हम हमेशा रख नहीं सकते, हमें तो जिस टेंस में उसी टेंस में चाहिए। फिर आता है हेल्प, हेल्पिंग वर्ब। असिस्टेंट से ही सारा काम होगा, असिस्टेंट ही सारी चीजों को हैंडल करेगा। ये जब जिद पे अड़ जाए तो अब हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, ठीक। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे तो किसके अकॉर्डिंग कर रहे थे? एक तो इस मेन वर्ब के अकॉर्डिंग, दूसरा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। याद है हमने कहा था क्योंकि ये असिस्टेंट है तो अपनी मालिक की बात मानेगा, साथ में मालिक का सबसे प्यारा दोस्त सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, उनकी बात मानेगा और दोनों को साथ लेकर के चलेगा। लेकिन जैसे ही मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब यहाँ की बात आई, ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, तो सबसे पहली बात तो इसका तो मालिक जिद्दी बन के बैठ गया कि मैं तो कुछ नहीं करने वाला, तुम हैंडल कर लो। ठीक है, दूसरा इसका ये साथी भी चेंज हो गया। समझ में आ रहा है ना? पहले जो ये था अब ये चेंज हो गया है, अब इसके सामने ये बैठ गया है। ठीक है, तो अब जो भी है बेचारे को इसको भी खुश करके चलना पड़ेगा, इसको भी मना के चलना पड़ेगा, और साथ ही साथ में जब इसने जिद पकड़ ली तो टेंस को मेंटेन करने की जिम्मेदारी बेचारी इसकी हो जाएगी। ठीक है, कौन से टेंस को मेंटेन करने की? जो ये एक्टिव वॉइस में है, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। फिर बाकी जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो जैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे। ये वाली बात आई समझ में? कैसे करना है, स्टेप्स याद रखना है। स्टेप नंबर 1 क्या था? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अंडरलाइन करना है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ ये स्टेप्स है। स्टेप सबसे पहला, स्टेप नंबर 1 सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अंडरलाइन करना है, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना है। स्टेप नंबर 2 टेंस पहचानना है, सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सेंटेंस का टेंस पहचानना है, ताकि जब हम पैसिव वॉइस में रखें तो हमारा टेंस ना बदले। ये याद रखनी बात है। फिर तीसरे स्टेप में आएंगे हम, सब्जेक्ट एंड वर्ब को आपस में, सॉरी, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने का मतलब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। सब्जेक्ट गया पीछे, उसके साथ लगाएंगे बाय। ठीक है, बाय लगाएंगे। उसके बाद जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब चला जाएगा अपने थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। उसके बाद में फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग यूज होगा, सेंटेंस का जो टेंस है। और अब जो नया वाला सब्जेक्ट बना, क्योंकि ये जो नया सेंटेंस बना, इस नया सेंटेंस का ये सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यूज होगा। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल करके बताती हूँ, फिर तुम लोगों को समझ में आएगा कि इसको कैसे करना है। बोलिए। टेंस चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, यस, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग यूज होगा। ठीक है, चलो। हाँ, इसको ठीक है, देखो मैं एक सेंटेंस अपन करके देखते हैं कैसे होगा। सेंटेंस है, इंडिया इज इवॉल्विंग अ न्यू प्लान टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन।
population. ठीक है, India is evolving a new plan to control her population. Step number 1, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अंडरलाइन करेंगे. सेंटेंस में बताओ सब्जेक्ट क्या है? इंडिया. सब्जेक्ट है इंडिया. वर्ब इज इवॉल्विंग, ये है वर्ब. ठीक है, इवॉल्विंग व्हाट? इवॉल्विंग व्हाट कैसे पहचान रहे थे? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट याद है ना? हाँ, हु इज इवॉल्विंग? इंडिया इज इवॉल्विंग. इवॉल्विंग व्हाट? इवॉल्विंग व्हाट? अ न्यू प्लान. क्या इवॉल्व कर रहे हैं? एक न्यू प्लान इवॉल्व कर रहे हैं. ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये बच गया रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, तो हमारे मतलब से सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से था. पहला स्टेप नंबर 1 हो गया. स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द टेंस. देखो टेंस किससे पता चलेगा? वर्ब. इज के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म. कौन सा टेंस? इज के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, ये पता चल गया. अब देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे करेंगे. हो जाइए, सेटल डाउन. चलो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे करेंगे. ऑब्जेक्ट को पहले लेके आ गए, क्या बन गया? अ न्यू प्लान. ठीक है, और इसके बाद में ये क्या हो जाएगा? इंडिया. बाय इंडिया. सब बाय लगाएंगे, बाय के साथ सब्जेक्ट लगा दिए. अ न्यू प्लान. ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे. वर्ब क्या है? इवॉल्विंग. इवॉल्विंग के सारे फॉर्म्स बताओ जरा. इवॉल्व, इवॉल्व्ड, इवॉल्व, इवॉल्विंग, इवॉल्व्स. ठीक है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? इवॉल्व. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इवॉल्व. वर्ब का थर्ड फॉर्म चला गया. बाय इंडिया. ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हमें कौन सा टेंस चाहिए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चाहिए. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इज एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म. वर्ब ये वाला तो चला गया थर्ड फॉर्म में, इससे हम बात ही नहीं करने वाले हैं. हम जाएंगे बी वर्ब के पास. ठीक है, तो इज एम आर के साथ में, आप क्योंकि न्यू प्लान, अ न्यू प्लान सिंगुलर, इसीलिए हम लगाएंगे इज. वर्ब, बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देंगे. बी वर्ब को बुला लेंगे, वो आ जाएगा आईएनजी फॉर्म में, क्योंकि हमें इज एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म था. देखो हेल्पिंग वर्ब ने जिम्मेदारी उठाई कि मैं टेंस मेंटेन करूंगा. is being evolved by India. रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जैसे का वैसा रख लो. आया समझ में? आया समझ में ये वाला सेंटेंस? ठीक है, लेट मी रिपीट. अभी तक जितना पढ़े, अभी लोग जो लोग ज्वाइन किए हो, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ. हम लोग वॉइस शुरू किए हैं. ठीक है, वॉइस दो तरीके के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस मतलब क्या? आप बताओ, अभी आप पढ़ लिए हो. एक्टिव वॉइस मतलब क्या? कृत नहीं, कर्तृवाच्य. हाँ, क्या होता है उसमें? कर्ता प्रधान होता है. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दो होते हैं, जहां कर्ता प्रधान हो, मतलब सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, मतलब काम को करने वाला इज इंपॉर्टेंट. तो हो गया वो एक्टिव वॉइस. वो सारी जगह जहां हमारे लिए काम को करने वाला इंपॉर्टेंट हो, हम उन सेंटेंसेस को रखते हैं एक्टिव वॉइस में. लेकिन जब हमारे लिए काम को करने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए काम का होना, काम का होना, किसने किया इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, काम हुआ ये इंपॉर्टेंट. सुना? एक सिंपल और इजी एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, ठीक है, तो जब भी घर में कोई ग्लास टूटता है तो मम्मी सबसे पहले आकर के ये नहीं देखती कि ग्लास कहाँ गया, किसने तोड़ा. सबसे पहले आके पूछती है, बताओ कौन है वो, किसने तोड़ा, उसकी धुलाई मैं करती हूँ. फिर तो वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है काम को किसने किया, गलती किसने की, गलती किसकी है. ठीक है, वहां इंपॉर्टेंट हो गया काम को करने वाला. राइट? ठीक है, फिर उसके बाद में हो जाता है कि मम्मी घर से बाहर मेरे को घर साफ करके रखना है, तो बोलेगी तो हम मम्मी हमेशा मेरे को ही बोलते हो, उसको कुछ नहीं बोलते हो, वो दिन भर बैठे रहती है, बहनों से लड़ाई करते हो उसको. तो मुझे नहीं पता कौन करेगा, मुझे घर साफ चाहिए.
घर साफ हो जाना चाहिए, चाहे तुम करो, चाहे तुम्हारी बहन करे, चाहे दोनों मिलके करो, आई डोंट माइंड, बस मुझे घर साफ चाहिए। तो वहां पे काम का होना इज इम्पोर्टेंट। घर साफ होना चाहिए, करने वाला इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप करो या आपकी बहन करे या दोनों मिलके करो, दोनों साथ में करो, समझ में आ रहा है? वहां काम का होना इज इम्पोर्टेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको सिलेबस पढ़ना है, आपको इंग्लिश समझ में आना है, आपका इंग्लिश खत्म होना चाहिए, आपको आपका सिलेबस होना चाहिए। यहाँ कौन है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं रहूं मेरे जगह में कोई और आके पढ़ा जाए, ठीक है, मतलब तो आपको पढ़ने से है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अब वहां काम को करने वाला इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो वो हो गया पैसिव वॉइस, जहां काम का होना इज इम्पोर्टेंट रादर देन करने वाला, ठीक है। एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ ये वाला चीज, यहां से ये देखो, ठीक है, ये देख लो, दिस इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और अ थिंग डज, ठीक है, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, एंड यहाँ पे पैसिव वॉइस टेल्स अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग, ठीक है। हियर सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन, दैट मींस यहाँ पे सब्जेक्ट पर काम हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट ने काम किया है, यहाँ सब्जेक्ट के ऊपर काम हुआ है, ये हो गया, ठीक है। तो ये था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब हम लोगों ने नेक्स्ट देखा था कि कैसे हम किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के ये स्टेप्स थे। तो स्टेप नंबर वन आपको क्या करना है, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो जब भी हमने ये सेंटेंस पढ़ा है डे 1 से हम यही काम करते आ रहे हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2, सब्जेक्ट वर्ब अंडरलाइन हो जाने के बाद में स्टेप नंबर 2 हम करेंगे सेंटेंस का टेंस पहचानने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोगों ने पिछली क्लास में वर्ब और उसका स्ट्रक्चर देख लिया, तो जैसे ही सेंटेंस में हमें वर्ब पता चल जाएगा, वर्ब का फॉर्म पता चल जाएगा, वर्ब का सेंटेंस का टेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 3, सब्जेक्ट और वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पहचाना है उनको हम इंटरचेंज करेंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब और उसके साथ में बाय ऐड कर देंगे, सब्जेक्ट के साथ में बाय ऐड होगा जो मेन वर्ब है। एक्टिव वॉइस में किसी भी फॉर्म में हो, हमने पढ़ा है एक्टिव वॉइस में V1 से लेकर V5 तक सारे फॉर्म्स में यूज होता है। तो वर्ब चाहे कुछ भी फॉर्म में हो, V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, V5 हो, वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में हो, पैसिव वॉइस में जाने के बाद वो अपने थर्ड फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को फिर हम यूज करेंगे अकॉर्डिंगली। अब क्योंकि इस वाले सेंटेंस में, ठीक है, इसको देखो, इसको यहाँ से देखो, ये देखो, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे हमने किया, अब सब्जेक्ट के साथ बाय ऐड किया, मेन वर्ब जगह उसकी वही रहेगी लेकिन वो थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। मेन वर्ब एक्टिव वॉइस में किसी भी फॉर्म में हो, कैसा भी हो, ठीक है, वो चला जाएगा अपने थर्ड फॉर्म में। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है, अब देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब हमने एक्टिव वॉइस में यूज किया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे यही डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये एक इस मेन वर्ब के अकॉर्डिंग और दूसरा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हमने इसको चेंज किया था या ये बोला था कि ये हेल्पिंग वर्ब इन दोनों के अनुसार यूज होगा। सेंटेंस में क्या टेंस है, मेन वर्ब क्योंकि टेंस बता रहा होता है तो टेंस एंड सब्जेक्ट दोनों के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। तो ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब बना, ठीक है, ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि सेम हो, जरूरी नहीं कि अलग हो, क्योंकि अब जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये इस ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, इसके पास में क्योंकि अब ये नया आ गया है, इसको फॉलो करेगा। दूसरा इस सेंटेंस के टेंस को मेंटेन करेगा, क्योंकि इसने तो अपनी जिद पकड़ ली कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म में ही रहूंगा। मेन वर्ब ही होता है जो वर्ब हमारे को टेंस बताता है, लेकिन वो बोल दिया कि मैं तो थर्ड फॉर्म से और कहीं नहीं जाने वाला, अब तुम देख लो क्या करना है, ठीक है। तो जो काम मालिक ना करे असिस्टेंट बेचारा करता है उसको। तो इस हेल्पिंग वर्ब की जिम्मेदारी हो जाती है कि इस सेंटेंस के टेंस को मेंटेन करे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए एक्टिव से पैसिव चेंज करते वक्त सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंटली दिमाग में बैठा लो, टेंस चेंज नहीं करना। हम हर बार कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम इसको देखते हैं, ठीक
ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको फिर अब भूल जाओ, ये जिद्दी है, ठीक है। अब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसमें नहीं, यहाँ पे इसको देखना है अपने को। सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होना है तो उसकी जिम्मेदारी अब हेल्पिंग वर्ब के ऊपर आ जाती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कैसे कर रहे हैं? विल डू सम मोर एग्जाम्पल्स, तो फिर वो क्लियर होगा कैसे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, ठीक है। ये एक अभी बताती हूँ। अभी देखो, हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 1 को बाद में देखना, पहले 2 देखो, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मदर मेड अ केक येस्टरडे, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अंडरलाइन करना है। सारे स्टेप्स एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, वरना फिर फंसोगे बीच में। तो सेंटेंस में वर्ब क्या है? वर्ब मेड, सब्जेक्ट हु मेड? मदर मेड, मेड व्हाट? केक, और ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अंडरलाइन हो गया, ठीक है। अभी देखो देखो पे लिखना, देखो पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अंडरलाइन हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या था? सेकंड टेंस पहचानना है। वर्ब कौन सा फॉर्म है? मेड कौन सा फॉर्म? मेड का सारे फॉर्म्स बताओ। मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स, कौन सा फॉर्म में है? सेकेंड फॉर्म में है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब अपना नेक्स्ट वाला जो होगा पैसिव वॉइस भी होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गया है? ओके। अब हमारे को क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, स्टेप नंबर 3 क्या था? इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे केक यहाँ रख दिए हम लोग, इसको इधर लेके आ गए मदर, और इसके साथ में ऐड कर दिया हमने बाय, ठीक है। मेन वर्ब गया अपने थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? सेम रहेगा, क्योंकि इसका थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, मेड, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए? वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। हमें क्या चाहिए? वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, है कि नहीं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। तो देखो ये तो थर्ड फॉर्म में चला गया, तो सेकेंड फॉर्म के लिए हम जाएंगे बी वर्ब के पास। तो बी ने बोला मेरे पास अपना पिटारा है, तुम देखो तुमको जो पसंद हो तुम ले जाओ। बी का पिटारा क्या है बताओ? टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, याद है? टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। टू बी फॉर्म में क्या क्या था? इज, एम, आर, वाज, ठीक है। बी के पास गए हम लोग, बी ने बोला मेरे पास ये पूरे हैं, ये मेरे सारे असिस्टेंट हैं, बताओ तुमको जो पसंद हो तुम ले जाओ, ठीक है। हमें क्या चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। अब इनमें से पास्ट में कौन फिट होने वाला है ना? ये दोनों, वाज या वेयर, एक दोनों फिट होंगे। लेकिन हमारे को ये क्या देखना है? सब्जेक्ट देखना है। एक एक बोल करके बोल दिया सिंगुलर, तो यही एक चॉइस। बोलेगा इसको लेके आ जाओ, बोले ले जाओ, ले आए, ओके। अब रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस as it is, ओके। कैसे चेंज करें, समझ में आया? ठीक है। एक और, अच्छा पहले नोट करोगे, कर लो नोट, फिर दूसरा करवा देती हूँ। हो गया? चलो ऊपर वाले पे आ जाएंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अंडरलाइन करेंगे। हाँ, इस
सेंटेंस में वर्ब फॉरगेट, ठीक है, ये एडवर्ब है जो इसके लिए यूज हो रहा है, इसके साथ में ये है वर्ब, ठीक है। हु विल नेवर फॉरगेट, आई क्या है, ओके, नेवर फॉरगेट व्हाट, नेवर फॉरगेट व्हाट, दिस एक्सपीरियंस, नेवर फॉरगेट व्हाट, दिस एक्सपीरियंस, ये पूरा का पूरा आएगा ऑब्जेक्ट के लिए, दिस एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है बट दिस इसको क्वालिफायर वर्ड है, ठीक है, तो वो भी साथ में साथ आएगा उसके, ठीक। स्टेप नंबर 1 हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ओके। स्टेप नंबर 2 टेंस, कौन सा टेंस, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस, फ्यूचर वाले में कौन सा, यस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ओके। स्टेप नंबर 3 सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को लेके आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ गया, ये हो गया दिस एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट को इधर लेके चले जाओ। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक चीज और, क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट था इसीलिए लिखा गया था सब्जेक्टिव केस में। केसेस पढ़े थे, याद है, हमने बताया था 2 तरह के केस, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव भी बताए थे, बट अभी हमको 2 इंपॉर्टेंट है। जब कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा तो वो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, जब कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, याद है, बताई थी मैं, ठीक है। प्रोनाउन का एक टेबल बनाए थे क्या, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस वाला, है ना, हाँ, एक बार और इसको यहाँ साइड में लिख लेते हैं सो दैट अभी रिवाइज कर लें अपन उसको, इस पिटारे को अभी फिलहाल हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। एक टेबल बनाते हैं, ये शायद टेबल मैंने बोली थी कि इसमें बनाएंगे हम लोग, वॉइस में, ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ठीक है, तीनों एक बार देख लेते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस के रेस्पेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक हो सकता है आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, या कोई नेम हो सकता है। सब्जेक्ट की जगह में इतनी ही चीजें तो आ सकती हैं, राइट, ओके। अब देखो, अगर आई है, सब्जेक्टिव केस में आई लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में आई बन जाता है मी, पोजेसिव केस में अगर प्रोनाउन यूज करना हो तो माइन, एडजेक्टिव यूज करना है तो माय। ये देखो, ये पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है, ये पोजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में भी पोजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं, आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो, सब्जेक्टिव केस में यू, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है। अच्छा, यू एक ऐसा है, सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यू है, सब्जेक्टिव केस भी यू है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, तो यू ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। पोजेसिव केस प्रोनाउन के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा योर्स, और एडजेक्टिव केस में एडजेक्टिव के रूप में हो जाएगा योर। मैं बोलूंगी दिस इज योर पेन, ये मैंने एडजेक्टिव के रूप में बोला, दिस पेन इज योर्स, ये प्रोनाउन के रूप में मैंने बोला, समझ में आ रहा है, ठीक। आ जाइए, वी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस का वी ऑब्जेक्टिव केस में बन जाता है आस, ठीक है। पोजेसिव केस में प्रोनाउन है तो आर्स, ऑब्जेक्टिव है तो आर, आर पढ़ते हैं इसको, आर का ही है, आवर नहीं बोलना, आर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आर, ओके। ही, सब्जेक्टिव केस का ही ऑब्जेक्टिव केस में बन जाता है हिम, पोजेसिव केस में हिज, प्रोनाउन के रूप में भी हिज, एडजेक्टिव के रूप में भी हिज, ओके। सब्जेक्टिव केस का शी चेंजेस टू हर, ठीक। पोजेसिव केस में प्रोनाउन है तो हर्स और एडजेक्टिव है तो सिंपल हर। इट, ऑब्जेक्टिव केस में भी इट ही रहेगा, पोजेसिव केस में इट्स, दोनों ही केस में इट्स,
ओके। दे ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा देम, दे चेंजेस टू देम। और पोजेसिव केस में प्रोनाउन है तो देयर्स और एडजेक्टिव है तो देयर। ओके। अगर कोई नाम है सब्जेक्टिव केस में नाम, ऑब्जेक्टिव केस में भी नाम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। पोजेसिव केस में क्या आ जाता है, नेम के साथ अपोस्ट्रोफ एस, नेम के साथ अपोस्ट्रोफ एस हम पोजेसिव केस में जोड़ लेते हैं, याद है। सचिन्स बैट, अनीताज हाउस, इस तरीके से हम लोगों को जो बोलना है, तब पोजेसिव केस में कोई अगर नाम लिखा है तो। आया समझ में? ठीक है। अब आ जाए वापस इस पे, ये वाला टेबल याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ आ जाओ, दिस एक्सपीरियंस। अब देखो, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा था इस सेंटेंस में, इसीलिए सब्जेक्टिव केस में लिखा गया था। जैसे ही हमने इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना दिया ना, इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखे, तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट के साथ गया तो ये लिखा जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखा जाएगा? स्टेप नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या था? वर्ब को थर्ड फॉर्म में। फॉरगेट का सारे फॉर्म्स बताओ। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगेटिंग, फॉरगेट्स, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या हो गया? फॉरगॉटन, ठीक है। तो FORGOTTEN वर्ब थर्ड फॉर्म। अब हमको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस कौन से टेंस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाला चाहिए, और दूसरा कैसा चाहिए? सिंगुलर चाहिए, क्योंकि दिस एक्सपीरियंस बोल रहा है, दिस शोज सिंगुलर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो हम जाएंगे बी वर्ब के पास में, तो यहाँ आ जाएगा विल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बीच में ये है एडवर्ब, ये उसकी भी जगह हम नहीं छीनेंगे। देखो विल और वर्ब के बीच में आ रहा था, विल और वर्ब, ये विल है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब, इसके बीच में आ रहा था, तो इन दोनों के बीच में रखेंगे, इसकी जगह भी हम नहीं छीनेंगे, जो जैसा है वैसा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे रख रही हूँ, विल नेवर, समझ आया? तो दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी, समझ आया? ठीक है। जिस जगह जिसकी है उसको वहीं रखना है, हमें सिर्फ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह को इंटरचेंज करना है, बाकी चीजें जैसी कि वैसी रखेंगे अपन। आया समझ में? एक सेंटेंस खुद से बनाओ। I will write an essay. I will write an essay. I will write an essay. स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टेप नंबर 2, टेंस। टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके। स्टेप नंबर 3, इंटरचेंज करना है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, और ये आई का क्या हो जाएगा? ठीक। हाँ, फिर क्या करूं?
वर्ब कौन सा थर्ड फॉर्म में? वर्ब का थर्ड, राइट के सारे फॉर्म बताइए। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। ठीक है, देखो ये भी हैबिट डाल लो, जब भी सेंटेंस में कोई भी वर्ब दिखे उसके सारे फॉर्म्स इमेजिन करो। 1 सेकेंड लगेगा लेकिन रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रिटन। ओके, अब हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हमें चाहिए वर्ब, विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हमने लिख दिया विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एन ऐसे विल बी रिटन बाय मी। ओके, बनाओ ये वाला 6 वाला, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर। The postman delivers the letters. क्या आया? क्या लिखे हो आप? The letters is delivered by the postman. ओके, आप सेम? The letters is delivered by postman. सेम, आप भी सेम लिखे हो? सबने सेम लिखा है? आ गया सबका आंसर? देखो क्या गलती की हो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना है। क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ? कैसे इज आएगा कि नहीं आएगा बताओ मेरे को। इज आएगा पक्का? अच्छा चलो लाओ देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे, नहीं भूलोगे, मैं बता रही हूँ। स्टेप अगर स्किप किए तो गड़बड़ाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब डिलीवर्स। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करते जैसे मैं करती हूँ ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप यही करना, कभी नहीं गलत करोगे। वर्ब है डिलीवर्स, हु डिलीवर्स? हु का आंसर देने वाला? पोस्टमैन डिलीवर्स व्हाट? ओके, स्टेप नंबर 2 टेंस। वर्ब कौन सा फॉर्म? ये वर्ब कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फॉर्म बताओ पहले मेरे को। डिलीवर्स, इसके सारे फॉर्म्स बताओ। ये V5 है, इसके सारे फॉर्म्स बताओ मेरे को। डिलीवर, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, डिलीवरिंग, डिलीवर्स। ठीक है, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है कौन सा? टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो ये तो पता चल गया। स्टेप नंबर 3 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज। ये क्या हो जाएगा? द लेटर्स, यहाँ क्या आ जाएगा? बाय पोस्टमैन। अब डिलीवर्स चला जाएगा मेन स्टेप नंबर 4, वर्ब का थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड। ठीक है, अब हमें तो चाहिए था वर्ब अपने फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म में, हमें को मतलब प्रेजेंट फॉर्म में चाहिए था, और ये तो आ गया थर्ड फॉर्म में। किसके पास जाएंगे? बी का अपना पिटारा याद है? बी का अपना पिटारा था इज, एम, आर, वॉज, वेयर। देखो जब इन पिटारे में से काम नहीं चलेगा ना, तब भी खुद आएगा, है ना। हम दुकान जाते हैं, दुकान वाला अपने असिस्टेंट को बोलते हैं दिखाओ मैडम को कपड़े, लेकिन वो दिखा ही नहीं पाता है, मैं समझ ही नहीं पाता, अरे यार छोड़ तू, रुकिए मैडम मैं खुद दिखाता हूँ आपको, ऐसा होता है। तो जब ये उसके असिस्टेंट्स काम नहीं करते ना, तब ये खुद आता है, लेकिन जब यहाँ काम होता है तो हम इसको पहले चुनते हैं। क्या हम में से ये किसी काम का आएगा? हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। जो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार यूज हो रहा था? ये वाला हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये पोस्टमैन सिंगुलर था, इसीलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज हुआ। अब यहाँ सब्जेक्ट कैसा है, तो आप कैसे यूज करोगे?
पकड़ में आई गलती? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली हेल्पिंग वर्ब को बोला कि पहले तो वो इसके हिसाब से चल रहा था, सब उसका मालिक और अपने मालिक के हिसाब से और मालिक के सबसे प्यारे दोस्त के हिसाब से। अब हो गया तो उसका मालिक तो जिद्दी बन के बैठ गया। अब जो आया उसकी जगह पे नया, उसको भी तो उसको शांत करना है ना, है ना? समझ आ रहा है? बार बार बोल रही हूँ, इसीलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो। मुझे कम से कम 10 से 12 साल हो गए करते हुए, लेकिन अभी भी देखो मैं जैसे वन बाय वन बोल रही हूँ ना, कभी नहीं फंसोगे, कभी भी नहीं फंसोगे, आई कैन गारंटी ऑन दैट। ठीक है, कौन सा आईएनजी? आईएनजी कहाँ है? ईडी है ना? नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकंड नहीं, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में जाएगा। चलो अब बनाओ सेवेंथ वाला, अब बनाओ सेवेंथ वाला। हड़बड़ाओ नहीं, आराम से बनाओ। स्टेप नंबर 1, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब कहाँ है? लर्न। ठीक है, वर्ब हु हैज लर्नड, हु हैज लर्नड, शी हैज लर्नड। शी हैज लर्नड व्हाट? लेसन, हर लेसन्स। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये आ गया इधर, हर लेसन्स बाय हर लर्नड, ये है ना। अब हमको चाहिए हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे हैज नहीं होगा, हैव होगा, क्योंकि लेसन्स है। ठीक है, ठीक, हैव बीन लर्नड बाय हर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे यहाँ देख लो 9th वाला, द प्यून वॉज रिंगिंग द बेल। ठीक है, वर्ब रिंगिंग, हु वॉज रिंगिंग? प्यून वॉज रिंगिंग। प्यून वॉज रिंगिंग व्हाट? द बेल। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के स्थान पे द बेल, इसको बाय रिंगिंग। रिंगिंग के सारे फॉर्म्स बताओ। रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग, रिंग्स। तो क्या हो जाएगा? रंग, रिंग, रैंग, रंग। ठीक है, वॉज के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो हमें यहाँ पर भी चाहिए वॉज के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ओके, बेल वॉज बीइंग रंग बाय द प्यून। ठीक है, बन जाएगा ना ये? ठीक है, अब मैं आपको ये वाला चीज समझ में आया कैसे आप चेंज कर रहे हो, कहाँ पे यूज कर रहे हो? ठीक है, अब इस हड़बड़ी की गड़बड़ी को सुलझाने का एक शॉर्टकट तरीका जानना है। शॉर्टकट की काम चल जाएगा इससे। अच्छा, एक टेबल बनाती हूँ, टेबल देख करके आप बना सकोगे फिर वहां पे। ठीक है, एक टेबल, तो उस टेबल में देखो ये वाला टेबल है, इसका आधा हिस्सा पूरा वो टेबल है जो हम लोगों ने कल बनाया था। ये देखो, ये देखो, यहाँ से ये एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर देखोगे, ये 3 कॉलम, ये 3 कॉलम वही है जो हम लोगों ने कल बनाए थे, याद है? ठीक है, अब इसको यहाँ बना रहे हैं अपन। ठीक है, ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो है, अब
इसके लिए अब इसको देखो, इसको ऐसे ब्लैंक ही समझना, पहले से बना है, मैं बताते जा रही हूँ कैसे करना है। ये तो अपन ने लिख लिया, ये एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में हमें पता है वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में जाता है, तो हर जगह पे वर्ब सबसे पहले थर्ड फॉर्म में लिख लो। वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में जाता है, हर जगह पे वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में लिख लो। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब करना है। हेल्पिंग वर्ब कैसे करोगे? इसके लिए ऐसे डायगोनल, इसके लिए ऐसे डायगोनल, इसको ऐसे, इसमें ऐसे। मैं बनाती हूँ, तुम लोग का मुंह देख करके पता चल रहा है कि मैडम नो, है ना? ठीक है, आधा टेबल तो बना ही सकते हो। चलो बनाओ। ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस, ठीक है। अब मैं जैसा बनाते जा रही हूँ ना वैसे ही बनाते जाओ, बता दे रही हूँ मैं। ये तो खुद ही से बनाना है आपको, ये आधा मैं नहीं बता रही ना। हाँ जी, यहाँ बताओ ये क्या था? ये अपना ये है, देखो ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। यहाँ पर भी ये प्रेजेंट, ये पास्ट, फ्यूचर। हाँ, सबसे पहला कॉलम था ये इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। ये इंडेफिनिट, ये कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ क्या था? V1 और यहाँ क्या था? यहाँ क्या था? अरे विल शैल भी था। हाँ, ऐसी कुछ भी बोलो, मतलब है। यहाँ क्या था? कैसे आप लोग ना टेबल को ना जैसे मैं बताई हूँ ना बिल्कुल वैसे बनाना, कभी गलत नहीं होगा आगे भी। ये तो हम लोगों ने ऐसे बनाया था। कंटिन्यूअस टेंस मतलब VING सब जगह, VING सब जगह, पहले VING, फिर यहाँ is, am, are, और यहाँ will shall be, याद है ना? फिर यहाँ परफेक्ट, परफेक्ट मतलब तीनों जगह जो चेंजेस, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट तो देखो, फिर यहाँ ओके, यहाँ गलत मत करवाना, जो बोलते जा रहे हो मैं लिखते जा रही हूँ। बीन कहाँ से आया? यहाँ इसमें आएगा ना। जब हम चोरी करें, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट से चुराएंगे, कंटिन्यूअस से चुराएंगे। यहाँ क्या आ जाएगा? हैज, हैव। अब यहाँ जुड़ेगा बीन के साथ, के साथ, सिंस फॉर के साथ, टाइम, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेके चलना है, भूलना नहीं है। ओके, हाँ यहाँ क्या था? हैड के साथ, उसके साथ VING, उसके साथ फिर ठीक है। ये आप लोगों की बहुत बड़ी वाली ट्रिक होती है, ये याद रखना। सिंस फॉर कहीं भी दिखा तुरंत समझ जाना परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर ये टाइम आपको बताएगा प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। ओके, हाँ यहाँ विल शैल के साथ, हैव के साथ, बीन के साथ, ING के साथ। अब ये सिंस या फॉर, ये आप लोग प्रेपोजिशन के एरर में सुधारना। ओके, ठीक है,
चलिए अच्छा, ये तो आप लोगों ने बना लिया। अब देखो, अब पेन कॉपी छोड़ दो, अब यहाँ देखो फिर बनाना, जैसे मैं बनाई हूँ वैसे। अब क्या करना है आपको, हमने ये बोल दिया एक्टिव वॉइस में हम लोगों ने V1 से V5 सारे फॉर्म्स यूज कर लिए ना। वर्ब को लेकर के पैसिव वॉइस में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिद्दी इंसान कहाँ चले जाएगा, ये बोल दिया मैं सिर्फ थर्ड फॉर्म में जाऊंगा, मेरे से और कोई कुछ उम्मीद करना भी नहीं, कहीं पर भी जाए ये अपने थर्ड फॉर्म में, तो इसकी हमें कोई टेंशन नहीं। सेंटेंस में जहां कहीं वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में दिखे ना, पहले चेक करना, ठीक है। अगर हैज हैड नहीं है मतलब पैसिव है, ठीक है। सेंटेंस में वर्ब थर्ड फॉर्म में दिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्म के साथ सिर्फ हैज हैड ही लगा है, हैज हैड नहीं मतलब पैसिव। एक नजर में देख के पहचानोगे, ठीक है, अच्छी नजर होनी चाहिए। ओके, ये हो गया वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में। अब हमको क्या लेके आना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ ही करना है। तो अब देखो, इसका जो सेकंड है, इसका सेकंड कॉलम, इस सेकंड रो इसके फर्स्ट रो बनेगा। इसको डायगोनली यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को ही लेके जाएंगे, तो यहाँ से क्या उठा के ले आए, इज एम आर उठा के ले आए। यहाँ से क्या उठा लें, was where उठा लें। यहाँ से क्या उठा लें, will shall और, ठीक है, ओके। अब हमको इसको सेम टू सेम कॉपी कर देना है, यहाँ से यहाँ नीचे उतार लो, इसको भी उतार लिए, is am are यहाँ पे भी उतार लिए, was where यहाँ पे उतार लिए। अब सेम टू सेम हो गया, हमको ऐड करना है तीनों जगह में, ओके। क्या किया हमने, समझ में आया। अब तीसरे के लिए अभी रुको तो हड़बड़ाओ नहीं, अभी रुको, ठीक है, आने वाला है कहानी का ट्विस्ट, अभी रुको, ठीक है। अभी जैसा वैसे रखो, ठीक है। अब इसके लिए, ठीक है, फिर से ये हेल्पिंग वर्ब डायगोनली ले जाओ, यहाँ से यहाँ उठा लो, यहाँ ये नहीं, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, हैज हैव के साथ बीन के साथ, ठीक है। यहाँ पे हैव बीन, यहाँ पे अच्छा सॉरी हैड बीन, हाँ मैं हैव लिख दी, हैड होगा, ये हैड बीन है। हैड बीन, यहाँ पे विल शैल के साथ हैव और उसके साथ ये, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ हाँ, ये इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनता है, इसका भी पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। अब बताओ क्यों नहीं बना सकते, जल्दी बताओ, ऐसा क्यों? जमता नहीं है, ये तुम लोग इंग्लिश में ना जमाने वाला काम बड़ा करते हो, दही है क्या ये है? जमता नहीं है सेंटेंस। अच्छा, कल भी मैंने कुछ रीजन खोज के लाने बोली थी आप लोग को, भूल जाते हो तुम लोग, कुछ बोली थी ना, ये मेरे को आप बताओगे। फ्यूचर में कंटिन्यूअस नहीं चलेगा, कल इसी दिन इसी जगह इसी समय हम फिर से इंग्लिश पढ़ेंगे। बिल्कुल करते हैं, मैंने तो अभी बोला ना, टुमारो एट द सेम टाइम सेम प्लेस वी विल बी स्टार्टिंग इंग्लिश वंस अगेन, होता है ना। स्टे ट्यून्ड, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, कल इसी जगह इसी समय इसी वक्त, नई कहानी के साथ, नए चैप्टर के साथ। रीजन खोज के लाना, एक और रीजन बोली थी जो खोज के नहीं लाया तुम लोग, क्या बोली थी, क्वेश्चन ही भूल गए तुम लोग, मतलब ऐसे करोगे, कौन सा? हाँ तो वही तो क्वेश्चन था, मे आई कम इन, कैन आई गो,
मे आई कम इन बोलते हो, कैन आई कम इन क्यों नहीं बोलते हो, कैन आई गो बोलते हो, मे आई गो नहीं बोलते हो। ये तो सही बात है, इसका आंसर अभी तक नहीं खोजे हो तुम लोग। एक बैच में ऐसी पढ़ा रही थी, मैंने बोला ऐसे क्यों बोलते हो, तो बोलते ठीक है मैडम अगली बार से ऐसी बोलने लग जाएंगे, आप बोल रहे हो तो ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है कि अगली बार से मैडम कैन आई कम इन बोलने लग जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो उसका आंसर भी होता है ना, अगर आप बोलोगे मे आई कम इन तो मैं बोलूंगी यस यू मे, कैन आई गो यस यू कैन, नो यू कैन नॉट गो, मैं बोल सकती हूँ नो यू कैन गो, यू हैव टू सिट हियर, यू आर नॉट अलाउड टू गो हियर, ऐसे करके बोलते हैं अपन, ठीक है ना। फिर मैंने एक और एग्जांपल भी दिया था, शॉपिंग करते वक्त अटेंडर मैं हेल्प यू मैम, पीछे पीछे घूमते हैं, इसका रीजन उसका रीजन दोनों का रीजन मुझे चाहिए, ठीक है। चलो अब आ जाओ इसमें, अब हमारी ट्रिक्स। अभी तक तो हम लोगों अब देखो हम लोगों ने लिखा डायगोनली है, पढ़ना सीधा ही है, समझ में आ रहा है। अब देखो हम लोगों ने स्टेप नंबर 2 किया था, सेंटेंस में टेंस पहचाने थे, टेंस पहचानेंगे तो हमको ये कॉलम पता चल जाएगा आगे की नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा था द प्यून क्या था, द प्यून was ringing the bell, the प्यून was ringing the bell, तो वो था was के साथ वर्ब का ing फॉर्म, यहाँ दिख गया अपने को was के साथ वर्ब का ing फॉर्म, ये पता चलेगा। तो एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें आ जाओ पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस। तो फिर हम लोग क्या कर रहे थे, देखो was being rung, फिर आपको वहां पे क्या लगेगा, किसके पास जाए, वो टेंशन खत्म, बस आपको टेबल देखना है आंसर बताना है, टेबल देखना है आंसर बताना है। जैसे एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देखो, एक सेंटेंस लिखो, एन अमेरिकन साइंटिस्ट हैज वन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। An American scientist has won the Nobel Prize for Physics. Okay? ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानो, उसमें सब्जेक्ट क्या है, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, ऑब्जेक्ट अ नोबेल प्राइज, वर्ब हैज वन, हैज वन कहाँ गया, हैज वन ये है, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ है, ठीक है। तो अपने को स्टेप नंबर 3 में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दो, अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट। अब बीच में क्या करना है, यहाँ पे हैज वन है, इसका यहाँ क्या हो जाएगा, हैज बीन वन, ठीक है। तो सीधा से टेबल देखो, लिखो अ नोबेल प्राइज हैज बीन वन बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट फॉर फिजिक्स, खत्म। ओके ओके हाँ हाँ ये वाला देखो, द पुलिस हैव कॉट द थीफ, ठीक है। सब स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, द पुलिस, द thief have caught verb।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके आ जाओ। यहाँ हो जाएगा द थीफ और बाय दी पुलिस। अब यहाँ पे हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। उसका टेबल देखो क्या हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि थीफ है तो हैज बीन कॉट। डायरेक्ट या तो टेबल देख के शुरू कर लो, नहीं तो फिर वैसे कॉट को थर्ड फॉर्म में लेके आ जाते। उसके बाद में फिर हम लोग हैज बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, या तो ऐसा करो, नहीं तो वो शॉर्टकट है, टेबल बनाओ, टेबल देख के सॉल्व करो। समझ में आ गया है? समझ में आ गया है ना? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब ये इसका उल्टा है, कैसे इसको उल्टा करना है, तो आपको उल्टा टेबल देखना है। ठीक है, अब उल्टा टेबल देखो। टेबल है आपके सामने में, देखो वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब बाय के साथ लगा है, यानी कि ये नए सेंटेंस का सब्जेक्ट हो रहा होगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो द बॉय। अच्छा, अब यहाँ पे बाय हट जाएगा फिर। ठीक है, अब देखो वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब टेबल देखो, ये देखो वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे गया। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो ये देखो, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? टीज्ड का, टीज्ड ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा? द बॉय टीज्ड द गर्ल। ओके, यहाँ पे भी देखो was being chased। अब देखो was being chased, ये आ रहा है was being के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, was के साथ वर्ब का ing। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो पहले आपको पहचानना ही है। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले करना ही है। ठीक है, ये है आपका सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये आएगा तो द टाइगर हो जाएगा, बाय हट जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? वॉज चेस्ड का चेजिंग, तो द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर। समझ में आया? आसान है ना? ठीक है, चाहे आप टेबल बना के देख के बनाओ, चाहे आप ऐसे बनाओ, दोनों ही सेम है। ठीक है, बस एकदम सा सेम है। अच्छा, सेम टू सेम आपको क्वेश्चंस को भी चेंज करना है, क्वेश्चंस को भी चेंज करना है। अब ये तो था नॉर्मल सेंटेंसेस। अब देखो क्वेश्चंस। अब देखो ये अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो सेम टू सेम करना। इसको एक और तरीका मैं बता देती हूँ। पहले इन इंट्रोगेटिव को आप अफर्मेटिव में चेंज करो। देखो आपको ये वाली चीजें पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि जो असर्टिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमको इसी को इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब को इस सब्जेक्ट के पहले ले जाते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। देखो, आर यू राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर, आई एम ईटिंग अ फूड, एम आई ईटिंग अ फूड, यू आर डूइंग योर वर्क, आर यू डूइंग अ वर्क। हम हर जगह क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो बस पोजीशन ही चेंज हो रहा है, बाकी का काम वैसा ही करना है। आर यू, तो इसका एक तरीका क्या हो जाएगा, आर यू राइटिंग अ लेटर है, इसको पहले आप अफर्मेटिव में चेंज कर लो, यू आर राइटिंग अ लेटर। ठीक है, काम सेम करना है। ठीक है, ये फुल स्टॉप, यू आर राइटिंग अ लेटर, इसको पैसिव में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू, अ लेटर। अब आर राइटिंग है तो इज बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय के साथ यू। ओके, ये आ गया। अब हम कर क्या रहे थे, हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखा था, उसको फिर इसको कर दो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को इसके पहले रख दो, तो क्या हो जाएगा, इज अ लेटर ओके।
पोजीशन ध्यान रखना है, पोजीशंस इंटरचेंज नहीं करना। या तो फिर अगर आपको ये स्टेप स्किप करना है, डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। कर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जिस जगह पे हेल्पिंग वर्ब है उसको उसी जगह पे रख रहे हैं। जब हम इंटरचेंज करते तो इस ऑब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट की जगह रख देते। ये देखो यहाँ पे लिख दिया हमने, ये जो था इसको हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। उसके बाद में ये तो बीइंग और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे का वैसा है, इसको हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पे रख दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लिया। ओके, समझ में आ गया। WH वाला वर्ड होगा तब पर भी उसमें कुछ नहीं करना है, वो वैसा ही रहेगा। बस WH वाला वर्ड आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है उसको देखना है। समझ में आया? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, सारा का सारा प्रोसेस वही है, वही टेबल देख देख के आपको सब सॉल्व करना है। कैसे? अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे जैसे ये देखो 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 यहाँ देखो क्या बोलना चाह रही हूँ उसको समझा देती हूँ। Who wrote the महाभारत? अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अब पहचानोगे आप, तो इसमें आपको क्या करना है, वर्ब क्या है, wrote, who wrote, यही है ना, who wrote, ये है ना सब्जेक्ट, है ना, wrote what, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? अब who जब चला जाएगा ऑब्जेक्ट के केस में तो क्या बन जाएगा, who changes to whom, who changes to whom, तो ये क्या हो जाएगा, द महाभारत। अब wrote है सेकंड फॉर्म, यानी कि सेकंड फॉर्म हो रहा है वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट, तो आ जाता है was के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो द महाभारत was written by whom, क्योंकि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हिस्सा है। तो अगर कोई WH वर्ड या सब्जेक्ट या वर्ब का अगर हिस्सा है तो उसकी जगह चेंज करेंगे अपन, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ देखो, why does she teach the children? अब ये why अपने को किसी भी who या what का आंसर देता है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? आ गया ये? ठीक है, तो अब ये तो हो रहा है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, she teach the, बस बाकी के चीजों को रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस के रूप में ट्रीट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो WH वाला वर्ड था वो इसी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का हिस्सा था, इसीलिए हमने इसको चेंज किया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को जैसे चेंज करना है मान सकते हैं। अब इसको अपन ऐसा नहीं करके ये आ जाएगा she teach the children, तो she the children प्रेजेंट है तो चिल्ड्रन प्लूरल है, आर taught by her, तो अब उसके पहले वाई आ जाएगा। अब आर को हमको पहले कर देना है क्योंकि इंट्रोगेटिव है, why are the children taught by her, बस हाँ उसका चेंज नहीं कर रहे हैं। हाँ हमने कहा कि हमें सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से मतलब, बाकी की चीजें जैसे कि वैसी ही रहेंगी। अब क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है और WH वर्ड है इसलिए हमको हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? अगर ये नॉर्मल वाई डज नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल ये सेंटेंस होता सी टीच द चिल्ड्रन, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता, इसको हम चेंज करते द चिल्ड्रन आर टॉट बाय हर। तो चिल्ड्रन फिर आर हेल्पिंग वर्ब बाद में रख रहे हैं अपन, आई बात समझ? अब जब हमने इसको कन्वर्ट किया इंट्रोगेटिव में तो यहाँ पे वाई था तो ये जैसे का वैसा रहेगा। अब उसके पहले हेल्पिंग वर्ब रख रहा है तो द चिल्ड्रन आर की जगह में आर द चिल्ड्रन करोगे, आप हेल्पिंग वर्ब को पहले रखोगे, तो वाई आर द चिल्ड्रन टॉट बाय हर। एकदम सीधा और सिंपल, समझ में आया है? ठीक है, बनाइएगा ना बने बताइएगा, मैं बताऊंगी। ठीक है, एकदम सिंपल है। एक बार आपने जो बेसिक स्टेप फॉलो किए हैं सेम टू सेम करना है। एक लास्ट और बता देती हूँ, इंपेरेटिव वाला, वो और इससे इजी है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बताना जरा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सारे सेंटेंसेस होते हैं जो किसी भी तरीके से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, इंस्ट्रक्शंस इन सबको बताते हो, है ना। इन सबको बताने वाले जिसको हम लोग आज्ञा सूचक शब्द वाक्य बोलते हैं ना हिंदी में, है ना, इच्छावाचक या आज्ञा सूचक। ये देखो, स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन, ठीक है, मैंने बोला स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन, तो देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है आपको, ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, इंस्ट्रक्शन है, क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दोनों सेम जैसा हो सकता है, ठीक
ठीक है। तो इसको करने का एकदम सबसे सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना है, आपको करना है यू आर। अब उसके बाद में देखना है क्या है। अब ये ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, अगर इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्टेड, अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, अगर कमांड है तो कमांडेड, कुछ भी है वो यहाँ पे लिख देना है आपको। उसके आगे लगा देना है टू, और जैसे का वैसा उतार दो। You are requested to, you are ordered to, you are start the presentation, you are commanded to, you are informed to, you are, जो भी चीज है वो लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो, प्लीज डू नॉट टॉक लाउडली, ये क्या है? प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज रिक्वेस्ट, तो क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड। अच्छा, डू नॉट है तो उसको नॉट टू टॉक लाउडली, नॉट टू टॉक लाउडली, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टॉक लाउडली। टू टॉक लाउडली वैसे ही रहेगा क्योंकि नॉट एक वर्ड है नेगेटिव, वो उसके पहले आ जाएगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड। अच्छा, एक जैसे शट द डोर, ये तो एक तरीका हो गया यू आर। अब ये शट द डोर, ये भी एक ऑर्डर है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, ठीक। या दूसरा एक और तरीका मैं बताती हूँ, ठीक है। दूसरा लेट लगा के बनाते हैं। ये तो हो गया एक, लेट लगा के कैसे बनाते हैं? लेट लिखेंगे, ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, शट वर्ब, शट व्हाट, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है? आगे सूचक शब्दों में, वाक्यों में सब्जेक्ट कहाँ गया? सब्जेक्ट कहाँ है? हाँ, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस कंप्लीट कैसे हो गया? हमने तो ये सुना था ऑब्जेक्ट का होना ना होना जरूरी नहीं है। क्या सब्जेक्ट का भी होना ना होना जरूरी नहीं है? तो सब्जेक्ट कहाँ गया? शट द डोर सब्जेक्ट क्या है? इसमें भी यू लगेगी। हाँ, जब भी हम कोई काम करवा रहे, अब देखो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कोई और नहीं है तो तुम ही हो। नहीं, देखो सीधा मतलब ये है, जैसे मैंने बोला शट द डोर, जैसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर शट द डोर, अगर मैंने इनकी तरफ देख के बोला शट द डोर, दैट सिंपली मींस यू शट द डोर। अगर मैं उनकी तरफ देख के बोला शट द डोर, तो क्या मतलब हुआ? यू शट द डोर। तो यहाँ पे एक हिडन सब्जेक्ट होता है यू, है ना। तो अब हमको क्या करना होता है? लेट, क्योंकि हमको वैसे भी पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट से मतलब रहता नहीं है, तो उसके होने नहीं होने से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बट अगर यूज करना है तो यू कर सकते हो आप। तो शट द डोर के बाद में फिर क्या कि लेट के बाद में ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, शट द डोर कौन सा टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, क्योंकि अभी बोल रहे वाला है। तो लेट द डोर बी शट, ठीक है। बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और शट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, शट शट शट, इसीलिए, ठीक है। अगर इसी को ही करना होता तो हम क्या करते? लेट, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो, ये है वर्ब, स्टार्ट व्हाट, स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन, ये है ऑब्जेक्ट। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर याद रखना, ये स्ट्रक्चर याद रखना, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लेट, ऑब्जेक्ट क्या है? योर प्रेजेंटेशन, बी स्टार्टेड, लेट योर प्रेजेंटेशन बी स्टार्टेड, ओके, ठीक है। अब ये उल्टा है, इसको सीधा करना है। लेट द कॉम्पिटिशन बी स्टार्टेड, लेट द कॉम्पिटिशन बी स्टार्टेड, इसी फॉर्मेट में दिख रहा है आपको। पैसिव से एक्टिव करना है, इसको उल्टा कर लो, क्या हो जाएगा? स्टार्ट द कॉम्पिटिशन, जैसे वहां पे स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन, स्टार्ट द कॉम्पिटिशन। इधर से उधर, उधर से इधर, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, कुछ भी कर सकते हो। रहता है लेकिन जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमने क्या बोला? पैसिव फॉर्म में हमारे लिए सेंटेंस में वर्क डन इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन किसने किया। अब आप चाहो तो लेट योर प्रेजेंटेशन बी स्टार्टेड बाय यू भी लिख सकते हो, लेकिन उसके होने नहीं होने का अंतर नहीं पड़ता ना। तो इसीलिए जब क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम भी नहीं लिखेंगे, दिया होता तो लिख लेते। समझ में आया? ठीक, हम लोग को, जैसे हम लोग को मैंने बताया ना, तुम घर की सफाई करके रखना। अगर मम्मी तुम आपको स्पेशली काम देगी तो बोलेगी तुम घर की सफाई करके रखना,
लेकिन उनको मतलब काम की सफाई से है। अगर उनको मतलब आपको सिखाने से है तो वो बोलेंगे तुम बनाना खाना आज का, तुम करना घर की सफाई, जिसको जो काम सिखाना होगा ऑर्डर देंगे। नहीं तो फिर बोलेंगे घर साफ हो जाना चाहिए। फिर वो ये नहीं बोलती है तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी बहन के द्वारा, तुम्हारे भाई के द्वारा, ऐसे नहीं बोलती है, घर साफ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हमारे लिए पैसिव फॉर्म में वर्क डन इज इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट नहीं, इसलिए हम सब्जेक्ट को स्किप करते हैं। ओके, समझ में आया है? वॉइस का वर्कशीट भी आपके पास है, वॉइस का, इसको करो, इसके साथ साथ उसको करो, दोनों को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, जहां कहीं फंसो बताओ।